नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप रोजाना की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, यानी गणित की शिक्षण विधि मैथ पेडागोजी में आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसी शिक्षण विधि जहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% बनते ही बनते हैं हमेशा। और ये गणित की ही बात छोड़ो, हर सब्जेक्ट में आपका जो पेडागोजी आता है उसमें आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोगशाला विधि, तो ये सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कराएंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई का सिलेक्शन मुझे चाहिए। तो भैया पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आगमन विधि। आगमन विधि यहाँ पर कोई भी बिना किसी ब्रेक के इस वीडियो को हम अच्छी तरीके से लय में लाते हैं। और याद रखना है, हर एक पॉइंट आपको जो नोट करने वाला हो मैं वो बता दूंगा। केवल 4 पॉइंट आपको हर विधि से नोट कर लेने हैं, ठीक है ना साहब? तो याद रखिएगा। अब देखो, हर काम को अच्छी तरीके से करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। आगमन विधि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सर? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड होती है, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड होती है, याद रखिएगा। अब बच्चा जानता होगा कि भाई आगमन विधि से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कहता है उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। लेकिन अगर ना आया वो ऑप्शंस में तो फिर क्या करोगे? तो हर चीज को पूरा पढ़ना है। आगमन विधि में आपको बताता हूं, ये सब कुछ नहीं लिखना है, लेकिन समझो लिखना क्या है, यहां से आपको लिखना है। आगमन विधि क्या होता है दोस्तों? इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। मतलब क्या है कि आगमन विधि यह कहती है, इंडक्टिव मेथड ये आपका कहता है कि इसमें आप एग्जाम्पल पहले देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप रूल तक पहुंचते हैं, नियम तक पहुंचते हैं। तो यहीं से एक आपका क्वेश्चन बन गया कि उदाहरण से नियम की तरफ का अध्ययन किस विधि में होता है? तो वो होता है इंडक्टिव मेथड में। क्लियर हो गया ना? अब यहां पर एक और पॉइंट आती है कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन विधि के जनक आपके कौन हो जाएंगे सर? अरस्तु का नाम आता है। अच्छी तरीके से इस चीज को आप लिख लेना। अब देखो, आगमन विधि जो है ना, हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं। जैसे अब इनमें से कुछ सूत्र आते हैं कि भाई ये बता दीजिएगा कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ कौन सी विधि है। अब बड़ा बच्चा परेशान, उसने तो यही पढ़ा है कि भाई उदाहरण से नियम तक हम जानते हैं, यही आगमन होता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ हमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और हम धीरे धीरे उसको खोजते हैं। समय जरूर लगता है इसमें ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे खोजते खोजते वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम प्रमाण की तरफ पहुंच जाते हैं कि भाई बिल्कुल रियल यही बात है कि आखिर त्रिभुज का अंतः कोणों का मान अगर हम कह दें 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सारी विधियों के सारे कोणों को हम ये डिफाइन करते हैं कि क्या वाकई में होता है। तो हम पूरा सॉल्व करते हैं और लास्ट में देखते हैं जी हाँ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ जो विधि है वो दोस्तों कौन सी है? वो है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्वेश्चन में यह भी आया है कि निम्नलिखित में से, अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का उदाहरण है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बच्चा परेशान कि सूक्ष्म से स्थूल लगाऊं या स्थूल से सूक्ष्म लगाऊं। तो यार स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है ना, ये आपका जाता है ना आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। पहले हम बड़े आयाम को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और हम उसकी छोटी छोटी बातों को लास्ट तक हम सीख लेते हैं। तो वो हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म। अब बात आती है विशिष्ट से सामान्य की तरफ लगाऊं या सामान्य से विशिष्ट की तरफ लगाऊं। जब भी आपसे पूछे आगमन विधि हमेशा गाइस विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। तो अगर क्वेश्चन में आए निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का सूत्र है, नियम है, उदाहरण से हम नियम की तरफ चलते हैं लेकिन विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ चलते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नीचे आपको मैंने ऊपर तो बता ही दिया है, लेकिन नीचे आपको और लिख लेना है 1 नंबर बढ़ाकर, उदाहरण से नियम की तरफ, रूल की तरफ। ठीक है, ये भी बढ़ा लेना है, अपने आप से बढ़ा जरूर लेना है। अब हम बात करते हैं चरण में आपको 3 चीजें और समझाऊंगा जिससे आपका आगमन विधि पूरा क्लियर हो जाएगा। चरण और इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, एक लाइन में समझा दूंगा। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, चरण हो गया, ठीक है। उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है कि भाई सही है या नहीं है, ठीक है। और उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहते हैं।
भाई सिंपल सी बात है कि उदाहरण से हम चल रहे हैं कहाँ सर, नियम की तरफ चल रहे हैं, तो ये विधि कौन सी होगी सर, आगमन विधि होगी। यह विधि कौन सी होगी सर, इंडक्टिव मेथड होगा। कंफर्म हो गया, चलूं आगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिखने की बात नहीं, उदाहरण से क्या है सर, नियम की तरफ हम चल रहे हैं, ये चरण होते हैं। अब ये पॉइंट आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 2 लाइन इसमें देखेंगे, गुण क्या है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन आया है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसको, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि है। तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड जो है वो आपकी एक वैज्ञानिक विधि है। कैसे, जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपसे कहा गया है इससे आप सूत्र बनाओ। ओम का नियम आपको नहीं पढ़ाया, ओम का नियम लिखाया नहीं, लेकिन ओम का नियम जो पॉइंट में होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसको हमने कहा कि भाई इसका सिंबल ये होता है, इसका मात्रक ये होता है, इससे आप ओम नियम यहां पर हमें सिद्ध करके दिखाओ। समझ रहे हो ना, उसको बताया नहीं कि नियम क्या होता है, लेकिन हमसे कह रहा है कि भाई उसको सिद्ध करके दिखाओ कि क्या है। तो हम किस तरफ चल रहे हैं, हम एक वैज्ञानिक विधि की तरफ चल रहे हैं, उसमें नवीन ज्ञान की खोजने का मौका उसको उपलब्ध करा रहे हैं। अब बात आती है लास्ट के 2 पॉइंट और, यह ज्ञात से अज्ञात, यहीं से क्वेश्चन आता है। यह ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलता है, ज्ञात से अज्ञात, ध्यान दीजिएगा। अज्ञात से ज्ञात होगा तो निगमन होगा, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन में बार बार आया है कि आगमन विधि का प्रमुख गुण क्या है, ज्ञात से अज्ञात या अज्ञात से ज्ञात। तो याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात जो हमें पता होता है, हम एग्जाम्पल आपको देते हैं और हमें यहां तक पता है, हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं कहां सर, हमें आगे नियम नहीं पता होता है, तुरंत हम नियम को ढूंढ लेते हैं। सरल से जटिल की तरफ हम धीमे धीमे जो चीज़ें पता होती हैं और हम कठिन स्तर तक बढ़ते हैं और एक नए टॉप लेवल तक हम चीज़ों को पता कर लेते हैं। कठिन से सरल से कठिन की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। मतलब वही उदाहरण से नियम निकलवाना, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि उनको करने पर बल दिया जाता है। अब हम लास्ट में एक देख लेते हैं ये, और एक देख लेते हैं दोष। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। ये तो आप सभी को पता है, जब स्वयं से आप सीखते हो तो चीज़ें स्थायी रहती हैं दिमाग में, या दूसरे से सीखोगे तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोष में क्या है, दोष में 3 पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि भैया जब आपसे हम कहेंगे कि आप खुद करके सीखो, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, रूल आपको निकालना है, तो भाई समय अधिक लगेगा कम लगेगा। और अगर एक टीचर आपसे कह देगा लो भैया नियम लिखो और तुरंत उदाहरण लिखा देता है, तो उसमें समय कम लगेगा। और अगर मैं कह देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपसे कह देता हूँ कि भैया कल इसको निकालवा के लाना घर से, या अभी निकालो बैठ के, तो समय ज़्यादा लगेगा। अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है कि जिससे नियम पता नहीं गलत निकले सही निकले, है ना। तो हर विधि में आपको यहाँ पर समय लगता है, आगमन विधि की बात करें। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। तो ये दोस्तों एक और पॉइंट लिख लेना, यह है छोटी कक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, छोटी कक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं यह विधि जो है एग्जाम्पल से रूल तक पहुँच पाती है नहीं पहुँच पाती है, और पहुँच भी जाती है तो निगमन की सहायता लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं आगमन। पूरी तरीके से हमने इस तरीके से पढ़ा दिया है, बच्चे वीडियो बीच में नहीं स्किप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि पूरा ज्ञान आपको आना चाहिए। और मैं अक्सर टेलीग्राम में, अक्सर जो है फेसबुक पेज पर मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, जिसमें आप हमेशा आंसर गलत देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन जिन्होंने पढ़ के रखा है वो सही भी देते हैं। आखिर वजह क्या है, जब भी हम किताब को पढ़ते हैं ना, हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं, हम वीडियो देखते हैं हम अधूरा छोड़ते हैं। इसलिए याद रखिएगा, निगमन विधि की बात करेंगे, संश्लेषण विधि की बात करेंगे, हम विश्लेषण विधि की बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे, प्रयोजना विधि की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो 10 विधियां हमें देखनी है, फटाफट देख लेते हैं। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि बिल्कुल उल्टा होती है। निगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सर डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं सर? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में पहले आपको रूल दिया जाता है, बाद में आपको उसी से एग्जाम्पल लिखा दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वर्तमान समय में कक्षाओं में चलने वाली विधि कौन सी है, आगमन है या फिर निगमन है, तो आप किसको मारेंगे? निगमन मारेंगे। याद रखिएगा, निगमन मारेंगे। इसके भी प्रमुख गुण और दोष होते हैं।
इस विधि में पहले स्थापित नियम व सूत्र का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाता है। मतलब नियम पहले और बाद में क्या करना है, सूत्र का प्रयोग, मतलब उदाहरण देना है। सूत्र का प्रयोग जो है करके आपको एग्जाम्पल लिखा देता है। जैसे आपको ऊष्मा पढ़ाया, ऊष्मा का नियम लिखा दिया और उसका उदाहरण लिखा दिया। आपको तापमान पढ़ाया, टेम्परेचर की परिभाषा लिखा दी, उसका जो है उदाहरण लिखा दिया। उसका क्या मात्रक है, क्या नहीं है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, समझ रहे हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस में, ये 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कहता है निम्नलिखित में से निगमन विधि का यानी डिडक्टिव विधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। मैंने आपको बताया रूल टू एग्जाम्पल की तरफ फॉलो करेगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य क्या था गाइस? वो था आपका इंडक्टिव में आगमन में। बिल्कुल उल्टा होगा। उदाहरण से नियम अगर कर देंगे तो ये आगमन, विशिष्ट से सामान्य ये आगमन, स्थूल से सूक्ष्म ये आगमन, प्रत्यक्ष से प्रमाण ये आगमन। लेकिन अगर अब हम तो पढ़ रहे हैं निगमन, तो भैया नियम जो है उदाहरण की तरफ अगर बढ़ेगा तो निगमन हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये क्या हो जाएंगे सर? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इसमें अध्यापक नियम पहले लिखाता है, बाद में उदाहरण लिखा देता है। और ये क्या होता है? ये सर रटने के ऊपर आधारित होता है, मतलब बच्चा जल्दी से रट लेता है इसको। और एक और चीज़ है, इसमें बच्चा जो है ना क्या करता है, सीखता बहुत जल्दी है। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि होती है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक तेजी से सीखता है। ये 4 इसके गुण होते हैं। किसके सर? डिडक्टिव या निगमन विधि के गुण होते हैं, ठीक है। अब इसका एक दोष आपको याद रख लेना है कि रटने की, अगर क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है रटने की विधि संश्लेषण है या विश्लेषण है या आगमन है या निगमन है? तो सबसे पहला पॉइंट जो लगता है गाइज, वो लगता है आपका निगमन विधि रटने पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें बच्चे को आए अध्यापक कक्षा में, जल्दी से नियम लिखाया, जल्दी से उसका उदाहरण दिया और बच्चे ने क्या किया, वैसे ही उतार लिया और क्या करा, रटना स्टार्ट कर दिया। और आगमन में क्या होता है? आगमन एक वैज्ञानिक विधि होती है जो एग्जाम्पल केवल देता है, उसमें बच्चे को लिखाया नहीं जाता है। उससे कहा जाता है कि चलो या तो मैं निकाल कर दिखाता हूं, या तो बच्चे के सामने एक कंडीशन रख दी जाती है कि भाई एग्जाम्पल दे दिया है और इससे रूल तक आपको पहुंचना है, क्योंकि करके आधारित बल होती है, करके सीखने पर आधारित होती है, तो वो एक वैज्ञानिक होती है। ये रटने पर आधारित होती है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं विश्लेषण। बहुत धीमे से समझ रहे हैं आप, समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरी तरीके से, पूरे दिन आपको क्लासेस मिलती हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से मैंने हर क्वेश्चंस को टाइप किया है, हर एक एक शब्द को टाइप किया अच्छी तरीके से। अब विश्लेषण और संश्लेषण में अगर फर्क समझ गए तो क्वेश्चंस का समझ लो आधारशिला आपने धुआं कर दिया, समझ लो आधा समस्या सॉल्व हो गया। आगमन निगमन से मुझे भरोसा है कि आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन अब विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, फर्क क्या है समझना। देखो विश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिक्कत वाली बात ये भी आती है। विश्लेषण को कहते हैं एनालिटिकल। क्या कहते हैं सर? एनालिटिकल कहते हैं, ठीक है, एनालिटिकल कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या होता है सर? ये होता है सर विश्लेषण, और संश्लेषण को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सुनो, अब विश्लेषण में क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही गजब का। ये एक्चुअल में विश्लेषण लगभग विधि जो है, देखो आगमन विधि जो है डायरेक्ट उल्टी होती है निगमन विधि की, और विश्लेषण विधि डायरेक्ट उल्टी होती है संश्लेषण विधि की। लेकिन विश्लेषण विधि लगभग मिलती है आगमन विधि से, और संश्लेषण विधि लगभग मिलती है निगमन विधि से। आप समझो, लेकिन उसको आपको मिलाना नहीं है, समझ लेना है। विश्लेषण में क्या होता है, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण का नाम दिया जाता है। ये तो आपको रटना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मैंने आपको एक कैलकुलेटर दे दिया, मैंने आपको एक मोबाइल दे दिया, और आपसे कहा कि इसको बताओ भैया कि ये अच्छा है या नहीं है, और मुझे इसको खरीदना है। अब देखो क्या हुआ कि भाई चलो ठीक है, उस अध्यापक ने क्या करा, या कोई बच्चा है उसको मोबाइल खरीदना है या कैलकुलेटर खरीदना है, उसने अपने दोस्त को दिया कि भैया ये बताओ अच्छा है, मैं खरीदूंगा। तो उसने क्या किया, इस मोबाइल को या इस कैलकुलेटर को देखा कि भाई ये गेम की कैपेसिटी अच्छी है, बैटरी अच्छी है ना,
और हैंग नहीं होता है, स्क्रीन बढ़िया है, लाइट इसकी अच्छी है, इंटरनेट फास्ट चलता है। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल में उसने मोबाइल के हर अलग अलग पहलू को चेक किया और कहा कि हाँ ठीक है। अलग अलग पहलू को, जब भी हम किसी समस्या को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर सॉल्व करते हैं तो विश्लेषण विधि कहलाती है। समझ रहे हो? कैलकुलेटर का ऑप्शन लें, कैलकुलेटर में कहा कि चलो ठीक है, ये गणना तेज करता है, ये क्या करता है, इसकी स्क्रीन बढ़िया है, फास्ट है, ये टच है, टच वाला कैलकुलेटर है। ये क्या है सर? ये मैंने उसके अलग अलग पार्ट को देखा और अध्ययन किया। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि रेखा गणित, बीज गणित में प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है? वो होती है विश्लेषण यानी एनालिटिकल। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, याद रखिए अज्ञात से, निगमन विधि नहीं है, आगमन विधि का थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में होता है। हम देखते हैं कि रेखा गणित वाले सवाल अगर क्वेश्चंस में हमेशा ये पूछा जाता है, पाइथागोरस का प्रयोग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब का वर्ग, हम यही तो करते हैं, ए स्क्वायर बराबर जो है कोई ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो करते हैं भाई। तो हम कहते हैं सर पाइथागोरस की प्रमेय को कर्ण की बराबर हम कर देते हैं, बाद बाकी लंब आधार के स्क्वायर के बराबर। तो ये सारी चीज़ें अगर आनी है तो आपको लगा देना है एक ही मेथड, एनालिटिकल विश्लेषण, जब भी आपसे रेखा गणित की बात करें। ठीक है। गुण क्या है सर? गुण आपका लगभग आगमन विधि से मिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, वो सर वैज्ञानिक विधि थी जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। वहां पर भी रुचि उत्पन्न करता था क्योंकि करके सीखने पर बल था। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। आगमन विधि भी कुछ इस तरीके की थी, लेकिन समान नहीं कह सकते हैं, वो अलग थी, ये अलग है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि कहीं ना कहीं हमने उसमें भी इस चीज़ को देखा था। ठीक है, अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानेंगे। और स्थायी ज्ञान जो है उत्पन्न होता है, क्योंकि भाई जब बच्चे अपने हाथ से करेंगे तो ज्ञान कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। अस्थायी रहेगा तो वो तो कहेंगे, हर पार्ट को अपने अपने जांच परखेंगे कि भाई ये सही है, इसका ये सही है, ये सही है। अलग अलग एक समस्या, ये समस्या एक थी और इस समस्या को उसने अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके परखा, जांचा और आगे बढ़ा और सीखा। तो ज्ञान कैसा होगा सर? स्थायी होगा। इस अलग अलग पार्ट को ही हम कहते हैं सर विश्लेषण या एनालिटिकल मेथड। दोष क्या है सर? दोष दो हैं। अधिक समय लेने वाली है, आगमन विधि की तरह है। कुशल अध्यापन की जरूरत होती है, आगमन विधि की जरूरत है इसमें। ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात आती है संश्लेषण विधि की। क्या सर? संश्लेषण विधि की बात आती है जो चौथे नंबर पर है। 4 नंबर के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो बहुत ही सिंपल हैं, 2-2 लाइन की हैं, उनको आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। यहां पर कह रहा है सर, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का मतलब होता है, मैं आपको पहले इसकी इंग्लिश बता देता हूं। संश्लेषण विधि का मतलब होता है सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। अब देखो संश्लेषण उल्टी होती है एनालिटिकल की, विश्लेषण विधि की। हमने कहा था एक समस्या है और इसको तोड़ दिया, 1, 2, 3 भागों में तोड़ दिया, ये हो गई थी विश्लेषण। एक समस्या है, मैंने कहा इसको मैं आधा करके जांचता हूं, इसको जांचता हूं, इसको जांचता हूं, मतलब टुकड़ों में डिवाइड करके समस्या को समाधान करना विश्लेषण कहलाता है। और टुकड़े हैं, इसको एक करके ही कहना ये विश्लेषण होता है। समझ रहे हो? अगर आपके पास समस्या एक है, उसके टुकड़े करके उसका समस्या का समाधान करो तो वो विश्लेषण, और टुकड़ों को एक कर दो, उल्टा कर दो तो वो संश्लेषण यानी सिंथेसिस। समझ में आ गया होगा? अब समझाने की जरूरत नहीं, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो क्या है? हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। पहले वर्णमाला सिखाओ, उसके बाद शब्दों का ज्ञान कराओ। ये लगभग किससे मिलती है? ये लगभग निगमन विधि से यानी डिडक्टिव मेथड से मिलती है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं। कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात की तरफ चली थी, ध्यान देना। ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम चलते हैं
अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें त्रिज्या पता थी और क्षेत्रफल नहीं पता है, तो अब हम आगे लगाएंगे सूत्र। तो भैया ये जो विधि है ना, ये विधि आपके नियम से एग्जाम्पल की तरफ भी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि यह विधि लगभग निगमन विधि का फॉलो करती है। ठीक है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट और है। कहता है सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। क्या है? संश्लेषण विधि। ऐसी ही निगमन थी। समस्या समाधान तीव्रता से संभव है, समय कम लगता है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होता है। ऐसी ही आपकी निगमन थी। ज्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से किया जाता है, क्योंकि भैया समाधान समस्या के लिए अध्यापक आपको बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर सारी समस्याओं को आपके सामने लिख देता है। समय भी कम लगता है। दोष क्या है? दोष आपको एक याद कर लेना है, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका नहीं उपलब्ध हो सकता। मैंने आपसे पहले कहा है कि निगमन विधि में यही तो था, वही आपको लगाना है संश्लेषण में। तो आपने क्या इस 4 मैंने जो ऊपर पढ़ाई हैं, निगमन लगभग समान है संश्लेषण के, लेकिन एक नहीं है, एक सी नहीं है, कह नहीं सकते बिल्कुल समान है, लगभग समान है। और विश्लेषण लगभग समान है आगमन विधि के, और निगमन विधि बिल्कुल उल्टी है आगमन विधि के, संश्लेषण बिल्कुल उल्टा है विश्लेषण विधि के। ये भी याद रखना। अब बात आती है प्रयोगशाला विधि, जो केवल एक ही लाइन की आपको रखना है। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। प्रयोगशाला विधि की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि इस विधि का प्रयोग हमें केवल प्रयोगशाला की जरूरत होती है। जैसे हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से, जब भी क्वेश्चन में आए कि यांत्रिक, इसको हमने अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन कर लेना। जैसे प्रयोगशाला, पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, इसके लिए हमें एक लैब की ज़रूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्कूल के एक कमरे की, जिसमें हम प्रयोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो हम यांत्रिक तरीकों से किसी समस्या की तह तक पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं करके सीखने पर जो बल होती है वो प्रयोगशाला विधि आधारित होती है। गुण क्या है भाई? देखो, रुचिकर विधि वही होगी जो रटने पर बल नहीं देगी, जो करके सीखने पर बल देगी। स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, ज्ञान जितना प्राप्त होता है वो स्थायी आपके दिमाग में रहता है। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। रचनात्मक का विकास होता है, क्योंकि रचनात्मक कार्य होते हैं, सिंपल सी बात है, बच्चा अपने करके सीखता है। अब दोष 2-3 याद रखने। खर्चीली विधि है, क्योंकि लैब है, टेस्टिंग आप जानते हो कि ज़्यादा सबको ताम झाम की जरूरत होती है। कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, जिसमें बच्चे कम होते हैं। छोटे उम्र के लिए जो बच्चे होते हैं वो उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि यार हाई टेस्टिंग की बात करता है, चीज़ें बड़े लेवल की होती हैं। ठीक है, समझ रहे ना आप। अब बात आती है एक पॉइंट में, इस चीज़ में केवल छठी समस्या इतनी बड़ी है, केवल जो छठा विधि है गणितीय पेडागोजी का, मैथमेटिक्स पेडागोजी का, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। 7वीं 3 लाइन में, 8वीं 3 लाइन में, 9वीं 3 लाइन में, 10वीं 3 लाइन में पढ़ा देंगे। देखिएगा, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या है? किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी समस्या को तह तक ले जाना। मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जब भी आपके पास कोई समस्या आती है, वो भी कैसी? लर्निंग प्रॉब्लम आती है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो। जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव हो जाता है। यानी अपने आप से किस तरीके को समस्या का हैंडल करते हो अपने दैनिक जीवन में क्रमबद्ध तरीके से, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। उसी को हम कह देते हैं समस्या समाधान विधि, लर्निंग वाइज सॉल्विंग प्रॉब्लम। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जो आप विधि का प्रयोग करते हो वो होती है समस्या। कोई भी समस्या आ सकती है, लाइफ से, टीचिंग से, कैरियर से, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयोजन विधि के। पहली तो जनक पूछ लेता है कि भाई कौन है, किलपैट्रिक का नाम आ जाता है। अगर हम सर बात करें यहाँ पर प्रयोजन विधि, इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। अगर क्वेश्चन में यह है कि छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान करता है, वह विधि कौन है? प्रयोजन है। जनक कौन है सर? किलपैट्रिक हैं, तथा उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। भाई जब प्रयोजन विधि आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन आना तो भैया बिल्कुल बनता है ना।
तो याद रखना, या तो जनक पूछेगा या तो कहेगा कि कौन सी समस्या जिसमें स्वयं बच्चा जो है समस्या का समाधान करता है, और कैसे सर, तर्क शक्ति के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस विधि में समस्या को हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि कोई समस्या है, कह सकता है कि भाई इसको अगर ऐसे किया जाए, तर्कपूर्ण जो सिस्टम होता है कि ऐसे किया जाए तो क्या होगा, ऐसे किया जाए तो क्या होगा, ये सर क्या होता है सर, तर्कपूर्ण से रिलेट करता है। अब हम बात करेंगे 8वीं, बिल्कुल छोटी सी है, व्याख्यान विधि। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। तो क्वेश्चन में अभी आ रहा है, इस समय वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सी विधि है वर्तमान समय में, तो यह है व्याख्यान विधि। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा, एक समूह उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। यानी बच्चा मूक रहता है, बच्चा चुप रहता है, और समस्या का समाधान करने के लिए बच्चे के सामने अध्यापक बोलता है। याद रखना है, अध्यापक व्याख्यान देता है और समस्या का निराकरण करता है। ये भी याद रखिएगा, व्याख्यान विधि नेगेटिव भी पॉइंट रखता है अपना, क्योंकि हर समस्या का समाधान इससे नहीं निकलता। कैसे, अब बच्चे को कोई समस्या है वो पूछ नहीं सकता, अध्यापक उसमें उस समय बोल रहा होता, व्याख्यान विधि कर रहा होता, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक केंद्रित के ऊपर भी जाती है, बाल केंद्रित के ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, तो लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन, सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित कौन सी है, वो व्याख्यान विधि है। कौन करता है इसको, शिक्षक करता है, शिक्षक के पाले में रहता है हमेशा पलड़ा भारी। बात करेंगे सेकेंड लास्ट, विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्क द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव, दोनों आ गए इसमें। प्रयोजन विधि की बात करें तो छात्र अपनी तर्क शक्ति के द्वारा, विचार विमर्श की बात करें तो बालक और अध्यापक दोनों अपने तर्कों की समस्याओं को अनुभव और ज्ञान के आधार पर सुलझा सकते हैं। विचार विमर्श में क्या है, दोनों जो है क्या कर सकते हैं, अध्यापक और बालक समस्याओं को तर्कों के आधार पर, अनुभव ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और लास्ट विधि है आपकी अंशदान विधि। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ये अंशदान विधि क्या है, तो भाई अब समझो इसको। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके आपने जो अभी तक सीखा है, क्या सीखा है अपने लाइफ में, क्या सीखा है उस मेथड के बारे में, बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्म ग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि। अनुसंधान को असंधान भी कहते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप परेशान हो जाओ। अनुसंधान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हम अन्वेषण भी करें, अन्वेषण, खोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनुसंधान लिख लेना और ब्रैकेट में अनुसंधान लिखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुसंधान या अनुसंधान, बोधपूर्वक जो हमें अभी तक प्राप्त था, जो हमें अभी तक पता था, उसके आधार पर हम उसकी और तह तक जाते हैं, उसके और नज़दीक जाते हैं। कह रहा है ना, साफ साफ लिखा है कि सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से अवलोकन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में धीमे धीमे जाके अंदर तक हर जानकारी को प्राप्त करते हैं। और हम विश्लेषण की बात करें, संश्लेषण की बात करें, पूरा डिफाइन आपको किया है। अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है सर, आर्मस्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 10 रियल का आपको मेथड समझाया है। किसी भी भाई बहन से ये नहीं कहा है कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप किस स्टेट से हैं मुझे ज़रूर बताना। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई का सिलेक्शन चाहिए मुझे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिससे कोई भी दिक्कत आए, लाइफ से संबंधित, आर्थिक संबंधित, मुझे ज़रूर बताना। मैं आपका हर पल, हर जगह, हर कदम पर साथ देने को तैयार हूँ। बस मुझे एक ही अभिलाषा आपसे है, एक सिलेक्शन आपसे चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं। वंदे मातरम।